विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे थे कि गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं में हमने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस दूरी के संबंधित सभी परिभाषाओं को समझा। अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसमें उनके दो प्रकार है। पहला प्रकार अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार के दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला, वस्तु को अनंत अंतर पर रखा जाए। अनंत अंतर से आने वाले प्रकाश के किरण, वस्तु के प्रकाश के किरण, ये अवतल दर्पण से चिकनी सतह से टकराकर मुख्य फोकस पर एकत्रित होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है, वास्तविक मतलब उसको पर्दे पे हम झेल सकते हैं। उल्टा होता है, वस्तु से उल्टा होता है, उसका आकार अत्यंत छोटा होता है। दूसरा है सी यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से हम वस्तु को दूर रखें। यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, उसको फोकस बिंदु वक्रता केंद्र सी से दूर वस्तु को रखा है। तो वस्तु में से एक प्रकाश की किरण निकलेगी, वो फोकस बिंदु में से होके टकरा के, अवतल दर्पण को टकरा के फोकस बिंदु में से पारित होके बाहर आएगी। दूसरी वस्तु में से निकल के वो वक्रता केंद्र सी में से निकल के ये वापस उसी मार्ग पे चलेगी, और ये दोनों किरणें जहाँ एकत्रित होगी वहाँ पे वस्तु का उल्टा छोटा वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ये कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में प्राप्त होगा। उसी प्रकार तीसरा है, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण, उसका फोकस बिंदु, यहाँ पे ये भी वस्तु है और उसको वक्रता केंद्र सी पे रखा गया है। तो वक्रता केंद्र सी पे रखने पर एक किरण अवतल दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से पारित होके वापस आएगा, और दूसरा किरण जो है वो भी फोकस बिंदु से निकल के वापस जाएगा। यानी दोनों बिंदु जहाँ पे दोनों किरणें जहाँ पे एकत्रित होगी वहाँ पे उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जहाँ वस्तु रखी है उसी वस्तु के वक्रता केंद्र पर सी पर कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर का होगा। चौथा है, वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखा जाए। अब थोड़े थोड़े नज़दीक आ रहे हैं, पहले अनंत दूरी पर थे, फिर सी से थोड़े दूरी पर थे, फिर सी पर आए तो क्या हुआ, वस्तु की जितनी ऊंचाई थी, जितनी ऊंचाई थी उतनी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपने को प्राप्त हुई, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं, फोकस बिंदु के नज़दीक जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब की जो मोटाई है, प्रतिबिंब की मोटाई है वो बड़ी बनती जाती है। तो यहाँ पे सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब हमें उल्टा वक्रता केंद्र से दूर
उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्राप्त होगा। 5वें स्थान पर वस्तु को फोकस बिंदु F पे रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, अनंत अंतर पर, वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा, यहाँ से आगे खींचेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। 6, वस्तु को ध्रुव P और F के बीच रखा जाए। ये P ध्रुव है और F के बीच में रखा गया है तो हमें उसका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का अभ्यास किए। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट कहते हैं। तो हेडलाइट के रूप में चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु इसका उपयोग होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके गर्मी प्राप्त करने हेतु ये अवतल दर्पण के उपयोग होता है। दांत विशेषज्ञ, दांत के डॉक्टर चिकित्सा हेतु इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हुए अवतल दर्पण के उपयोग। आगे बढ़े, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? तो 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं इसमें। पहला प्रतिबिंब, पहली स्थिति है ये बिंब की स्थिति, यानी वस्तु को अनंत अंतर पर रखा जाए, यानी ये जो किरणें आ रही है वो वस्तु में से आ रही है और ये किरणें दूसरी तरफ एक बिंदु पर केंद्रित होती है जिसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु F पर, दर्पण के पीछे के भाग में मिलता है। इसलिए ये आभासी और सीधा और छोटा मिलता है। दूसरी स्थिति है बिंब का स्थान ध्रुव P और अनंत अंतर के बीच, यानी यहाँ से नजदीक लाया जाए, वस्तु को नजदीक ला दिया गया है। ये ध्रुव P है और इसके नजदीक लाया, कहीं भी रखे, दूर यहाँ से कहीं इसी जगह पे रखे तो भी इसका प्रतिबिंब इसी प्रकार से आभासी, छोटा और P और F के बीच में प्राप्त होता है। यानी बिंदु का स्थान कहाँ है? P और अनंत अंतर के बीच। प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? तो दर्पण के पीछे के भाग में, ध्रुव P और F के बीच में। कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण वाहनों में पीछे के वस्तुओं या वाहनों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दुकानों और गोदामों में निगरानी दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का X अक्ष लिया जाता है। यहाँ आकृति में साथ साथ में देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे देखें, यह आकृति है। यह आकृति में ये अक्ष X अक्ष लिया जाता है। ये X अक्ष है।
बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बीम यानी वस्तु है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी ये जो वस्तु की दूरी है वो यहाँ ध्रुव P से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। यानी मूल बिंदु P से दाईं ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां जो है वो कैसी है? धनात्मक मानी जाती है। बिंदु से x की ओर मापी जाने वाली जो दूरियां है वो सब धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मूल बिंदु के बाईं तरफ यानी इस तरफ मापी जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक दूरियां कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष और ऊपर की ओर y यानी y अक्ष, ये x अक्ष और y अक्ष अपने ले तो ये y अक्ष आता है और ये x अक्ष आता है। तो y ऊपर मापी जाने वाली दूरी हमेशा धनात्मक मानी जाती है और यहाँ से नीचे मापी जाने वाली जो दूरी है, यानी यहाँ पे मानो कि प्रतिबिंब नीचे आता है तो ये ऋणात्मक मापा जाएगा। नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। दर्पण का सूत्र, पहले अभ्यासक्रम में दर्पण का सूत्र सिद्ध करने का आता था, लेकिन अब आपके अभ्यासक्रम में से वो निकल गया है। तो दर्पण का सूत्र खाली आपको याद रखना है। दर्पण के सूत्र में गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी को u और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है और ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी को f कहलाती है। इन तीनों राशि u, v और f के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। उस सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र को हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। नया मुद्दा देखें, आवर्धन। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं, जिसे हम m से दर्शाते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और बिंब की ऊंचाई को h कहे तो m बराबर h डैश बटे h होगा। आवर्धन m, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है, इसलिए आवर्धन m बराबर h डैश बटे h जो v के बराबर है और प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी u और यहाँ पे माइनस लिखा है क्योंकि ये अपने ऋण की ओर है, इसलिए इसको माइनस लिखा है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। नया मुद्दा है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और स्नेल के नियम की समझ, साथ साथ में स्नेल के नियम की समझ भी ले लेते हैं। तो यहाँ आकृति में MN AB को लंब बनाया हुआ लंब है। तो AB जो है माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करती है। AB जो रेखा है वो माध्यम 1 और 2 को अलग करती है। PQ आपतित किरण है, ये PQ किरण आपतित किरण है जिसका वेग v1 है। इसका वेग क्या है? v1 है वेग,
QR यह अपवर्तित किरण है, ये QR ये जो किरण है वो अपवर्तित किरण है, इसका वेग v2 है। MQN सतह पर खींचा गया अभिलंब है। यह आकृति को हमने इसको शब्दों में वर्णित किया है। यहाँ पे आकृति को हमने क्या किया है, शब्दों में वर्णित किया है। यहाँ पे कोण PQM बराबर θ1 यानी आपतित कोण, RQN बराबर θ2 यानी अपवर्तित कोण, शून्यावकाश यानी निर्वात के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि दूसरी भाषा में कहे तो शून्यावकाश में प्रकाश के वेग c एवं माध्यम में प्रकाश के वेग v के अनुपात को उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माना कि n1 माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ पे आकृति में हमने माध्यम 1 ये लिया है और माध्यम 2 ये लिया है। n2 माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक है। v1 माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, v2 माध्यम 2 में प्रकाश का वेग,